तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर अपना ये सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इनकी चर्चा है। तेलंगाना में जगत्याल जिले के कोरत्तला में लाखों रुपए के नोट उड़कर सड़क पर फैल गए। दरअसल रात करीब 1 बजे जब आरोपी एटीएम से 19 लाख रुपए लूटकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी मौके पर पुलिस आ गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी में टक्कर मारी, जिसमें एक आरोपी गाड़ी से नीचे गिर गया। हालांकि आरोपी गाड़ी से भागने में कामयाब रहे, लेकिन कैश से भरा बॉक्स वहीं गिर गया। जब आरोपी वापस वहां से गुजरे तो उनकी गाड़ी बॉक्स को रौंदते हुए निकली, जिसके बाद नोट सड़क पर फैल गए। बिहार के दरभंगा में कुशेश्वरनाथ थाना क्षेत्र में कमला नदी पर बना एक पुराना पुल टूटने से वहां से गुजर रहा एक ट्रक लटक गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि 4 जिलों को जोड़ने वाला ये पुल लगभग 10 पंचायतों के लोगों की आवाजाही के लिए बेहद अहम था। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ टूटने से बड़े बड़े पत्थर रास्ते में गिर गए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। भारी भरकम पत्थर गिरने से रास्ते में बने स्टील ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र में ठाणे के उल्हासनगर में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने रात में सड़क किनारे खड़ी करीब 30 गाड़ियों पर हमला किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें ज्यादातर नाबालिग हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में रहने वाले 27 साल के मुस्तफा इब्न जमील 500 मीटर लंबे कागज पर हाथों से पवित्र कुरान लिखकर चर्चा में हैं। उनके इस कारनामे ने द लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जमील ने बताया कि उन्होंने पिछले साल इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जबकि राइटिंग में इस्तेमाल कैलीग्राफी टेक्निक पर वो पिछले 7 साल से काम कर रहे थे। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का ताजा मामला सुर्खियों में है। हादसे के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक लड़की सड़क पर स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी और बिना रुके वहां से चली गई। चंडीगढ़ में फर्नीचर मार्केट के पास हुए इस हादसे में घायल हुई लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। 13 जनवरी को वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज बिहार के छपरा में कम पानी की वजह से सिल्ट में फंस गया। इस दौरान क्रूज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन ने क्रूज पर फंसे सैलानियों को छोटी नावों की मदद से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में शराब के नशे में धुते एक टीचर का वायरल वीडियो चर्चा में है। दरअसल ये टीचर बैतूल के केरपानी गांव में हेडमास्टर रमेश उइके हैं। टीचर की हरकतों से परेशान गांव वालों ने ही उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में एक शख्स ने सड़क पर बह रहे नाले के पानी से नहाकर अनोखा विरोध जताया। बताया जा रहा है कि वार्ड 49 और 50 में नाले का पानी सड़क पर आ गया और महीनों से ऐसी स्थिति आज भी बनी हुई है। इसको लेकर इलाके के लोगों ने कई बार अपने पार्षद से स्थिति सुधारने को कहा, लेकिन हालात जस के तस है। ऐसे में अब सुनील चौधरी नाम के शख्स ने नाले में घुसकर गंदे पानी को शरीर पर डाला और गाना गाकर विरोध जताया। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में बने ब्रिज घाट पर साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा इन दिनों लगा हुआ है। इन पक्षियों को देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है और ऐसी ही खबर नेपाल में हुए विमान हादसे की है। मौसम की दुश्वारी, तकनीकी खराबी या पायलट की लापरवाही, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चिंता इस बात की है कि नेपाल में विमान हादसों का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा। सवाल यह है कि क्या नेपाल में एविएशन सेक्टर लापरवाही का शिकार है। नेपाल जाने वाले बेहिसाब सैलानियों को देखते हुए इस सवाल का जवाब जरूरी है और साथ ही जरूरी है इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। नेपाल में विमान
विमान हादसे की ये तस्वीर डरावनी है, दर्दनाक है। पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से करीब 10 सेकंड पहले 68 यात्रियों को लेकर जा रहा प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसे पर डिटेल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन नेपाल में फ्लाइट से जुड़े खतरों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक ऐसा देश जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। हर साल अच्छी खासी तादाद में भारतीय भी फ्लाइट से नेपाल जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहे प्लेन हादसों ने चिंता और सवाल एक साथ खड़े कर दिए हैं। इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि नेपाल में उड़ान भरना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है। जानकार मानते हैं कि पहली चुनौती तो भौगोलिक ही है, यानी यही दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से विमानों को टर्न लेने में कठिनाई आती है। दूसरी, पहाड़ में पल पल बदलते मौसम के कारण पायलट्स को विमान नेविगेट करने में मुश्किल आती है। कई बार बर्फबारी से रनवे खतरनाक हो जाता है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तकनीक वाले नए प्लेन की आवश्यकता होती है, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। रविवार को जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो 42 साल पुराना मॉडल था। नेपाल के पुराने प्लेन में आधुनिक वेदर रडार नहीं होते, इसीलिए पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती। मौसम खराब हो तो उसकी समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा अनुभवहीन पायलट और बगैर ट्रेनिंग वाला सिविल एविएशन स्टाफ चुनौती और बढ़ा देते हैं। यानी एविएशन के मामले में भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए जो इंतजामात किए जाने चाहिए वो नेपाल में नदारद हैं। नेपाली एयरलाइंस का रिकॉर्ड इतना खराब है कि यूरोपीय कमीशन ने उनके ऊपर 28 देशों में उड़ान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नेपाल का एविएशन सेक्टर पिछले कुछ सालों में विकसित तो हुआ है, लेकिन उसे आधुनिक बनाने की ठोस पहल नहीं की गई। रविवार को हुआ हादसा झकझोर देने वाला है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 30 साल में नेपाल में ये 28वां विमान हादसा है। 2019 में काठमांडू जा रहा एक हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया। 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2016 में पोखरा से उड़ान भरने के 8 मिनट बाद एक प्लेन लापता हुआ और बाद में क्रैश हो गया। नेपाल में प्लेन हादसों की ये लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें 1992 में काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ हादसा सबसे बड़ा था, जिसमें 167 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन सवाल है कि नेपाल ऐसे हादसों से सबक क्यों नहीं लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल में होने वाले विमान हादसों की वजह, समस्या और उसके समाधान को समझने के लिए हमने एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन से बात की है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। वहां पे खाली रनवेज में या एयरपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा। आपको पायलट ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, जहाज की मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, नए जहाज लाने पड़ेंगे। अभी जो जहाज हो गए बहुत पुराने हैं। आपने देखा अभी जो जहाज में हादसा हुआ वो 15 साल पुराना था। पिछले सालों में जो जहाजों में हादसे हुए वो 15 से 20 साल पुराने थे। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। खासतौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे लैंडिंग की सुविधाएं बहुत लिमिटेड है। जहाँ तक वहाँ की जलवायु और वहाँ के भौगोलिक स्थिति का सवाल है, मैं ये नहीं मानता कि वो अपने आप में हादसों का कारण है, क्योंकि वायु सेवाओं की शुरुआत विश्व में दुर्गम स्थानों से और दूर स्थानों से हुई। जहाँ पे एक नॉर्मल फ्लाइट चल रही है वहां पे तो आप एक उसको सिर्फ स्पीड को बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे एविएशन का जो मेन रोल है वो उन जगह पे जहाँ पे आदमी की एक्सेसिबिलिटी इजी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अभी वहाँ पे खासतौर पे पायलट्स की ट्रेनिंग और उनके जहाजों के रख रखाव, पुराने जहाजों में स्पेयर्स की भी प्रॉब्लम होती है, जो स्पेयर से आसानी से मिल नहीं पाते हैं। और ये बहुत पुराने कुछ जहाज वो वहाँ पे प्रयोग में आ रहे हैं, तो उनमें अपनी व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब वो स्थिति आपकी सुधरेगी तो सेफ्टी स्टैंडर्ड अपने आप इम्प्रूव करेंगे। 26 जनवरी से पहले राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में टेरर अलर्ट जारी किया गया है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम में उसके प्रतिनिधियों को शामिल करने की सलाह दी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अगर केंद्र सरकार की नुमाइंदगी होगी तो इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और न्यायपालिका की जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी। बीते साल नवंबर में रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय स्पेशल सत्र के पहले दिन आप और बीजेपी विधायकों के बीच खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक केजरीवाल सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरने के लिए सदन में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे तो आप विधायकों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी की। आपका आरोप है कि एलजी दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए और एलजी हाउस का घेराव करने की कोशिश की। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को सुपुर्द कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिंह और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो ये याचिका वहां भी दायर की जा सकती है। 26 जनवरी से पहले राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में टेरर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने यह भी कहा कि जैश ए मोहम्मद अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर पर फिदाइन हमले की फिराक में है। जैश ने नेपाल के रास्ते फिदाइन दस्ते को दाखिल कराकर राम मंदिर पर हमले का प्लान बनाया है। राजधानी दिल्ली में सोमवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के लोधी रोड पर 1.6 डिग्री और सफदरजंग पर 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर का प्रकोप रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 से 20 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में फोकस चुनावी रणनीति पर है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद 2024 का आम चुनाव है। लेकिन इस बैठक की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने रोड शो करके दिल्ली की सर्दी में सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से दिल्ली की सर्दी में सियासी गर्मी आ गई। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए जोश, ढोल नगाड़ों की आवाज, कार्यकर्ताओं का उत्साह और समर्थकों का हुजूम। वैसे तो ये नजारा चुनावी मौसम का है, लेकिन असल में इस रोड शो से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आगाज हुआ, क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस साल के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन कर रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने रोड शो के जरिए बड़े चुनावी दंगल का बिगुल फूंक दिया। लेकिन यात्राओं के सियासी मौसम में प्रधानमंत्री के रोड शो पर तल्ख बयानबाजी भी हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल की यात्रा की कामयाबी से परेशान होकर पीएम को सड़क पर उतरना पड़ा। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है। राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल मिल करके खुश हैं। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन पीएम मोदी का रोड शो और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चुनावी नजरिए से अहम है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है।
इस बैठक में आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी और साथ ही साथ क्या रणनीति आगे के चुनाव में बनाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर बहुत लंबी और मैराथन बैठक होने वाली है, क्योंकि 161 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी, उन पर किस तरीके से केंद्रीय मंत्री काम कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। इस तरह बीजेपी अभी से 2024 की तैयारी और 400 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बनाने में जुट गई है। कार्यकारिणी का मोटो है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। इसके अलावा फोकस सुशासन, संगठन, समावेशी और सशक्त भारत, संस्कृति, विश्व गुरु भारत और विपक्ष शासित राज्यों में जीत पर है। इसके अलावा एक अहम फैसला पार्टी अध्यक्ष को लेकर लिया जाना है। संकेत है कि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। उनके कार्यकाल को 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी कि लगभग 1.5 साल का एक्सटेंशन जो है वो उनको दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जेपी नड्डा जो है वो हमेशा इस चीज को लेकर मोटिव में रहे काम करने के लिए कि 2024 का जो मिशन है वो पूरा हो सके, और इसीलिए उनको एक्सटेंशन देने का जो प्रस्ताव है वो भी यहां पर पास होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री पदाधिकारी और रणनीतिकार हिस्सा ले रहे हैं। रणनीति पर मंथन के बाद पीएम मोदी आखिर में अपनी बात रखेंगे और माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैसेज देंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाएं, इसलिए चलते हैं धन बाजार की खबर ले आते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। सोमवार को सेंसेक्स हरे निशान पर खुला और शुरुआती कारोबार में ये 300 अंकों तक उछलता दिखा। हालांकि बाद में बाजार में बिकवाली होती दिखी। सेंसेक्स 136.78 अंकों की बढ़त के साथ 60,397.96 अंकों पर कारोबार करता दिखा, तो वहीं निफ्टी ने 17,998.2 पर ट्रेड किया। इसमें 41.6 अंकों की मजबूती दर्ज की गई। भारतीय सराफा मार्केट में 16 जनवरी 2023 को सोने और चांदी के दाम में तेजी दिखी। सोने की कीमत 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, तो चांदी का भाव 69,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 56,814 रुपए, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 69,236 रुपए पर कारोबार करती नजर आई। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार दिसंबर 2022 में देश की थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई और ये 4.95% पर आ गई। थोक महंगाई दर के 5% से नीचे आने का जो आंकड़ा है वो राहत देने वाला कहा जा रहा है, क्योंकि नवंबर 2022 में ये दर 5.85% थी। इसकी मुख्य वजह खाद्य महंगाई दर में कमी आना है, जहां दिसंबर में खाद्य महंगाई दर घटकर 0.65% पर आई, तो वही खाद्य महंगाई दर नवंबर 2022 में 2.17% पर थी। पेटीएम पेमेंट बैंक ने सोमवार को कहा कि उसे भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट को बिजली, फोन, डीटीएच, पानी, गैस, बीमा, लोन चुकाने, फास्टैग रिचार्ज, एजुकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड बिल और म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करने की सुविधा देने की परमिशन मिलती है। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर विश्व प्रसिद्ध पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक अहम खबर है। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में चूहों के झुंड ने मंदिर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मौजूद चूहों ने 12वीं सदी के पवित्र मंदिर पर हमला बोल दिया है। बताया जा रहा है कि इन चूहों और उनके कचरे के बीच मंदिर में रोजाना की पूजा और अनुष्ठान करना भी मुश्किल हो गया है। ये चूहे मंदिर में रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के वस्त्रों को नोच नोच कर नष्ट कर रहे हैं।
ये चूहे देवी देवताओं के वस्त्र और माला को तो नष्ट कर ही रहे हैं, इसके साथ ही देवताओं के चेहरे भी खराब कर रहे हैं। मंदिर के सेवादारों ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि चूहों से गर्भगृह और देवी देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि पहले चूहे बहुत कम थे, लेकिन कोविड महामारी के दौरान मंदिर बंद होने के दौरान चूहों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। मंदिर परिसर में कुछ जानवर पीढ़ियों से रह रहे हैं, जहां उन्हें मंदिर के महाप्रसाद का बचा हुआ हिस्सा खाने को मिल जाता है। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में बंदर, चमगादड़, कबूतर और यहां तक कि सांप भी पाए जा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के नियमों के मुताबिक भारी नुकसान कर रहे चूहे या दूसरे किसी पक्षी या जानवर को मंदिर में जहर देकर मारने की अनुमति नहीं है। यही वजह है कि मंदिर में कुछ लोगों को पिंजरे के जरिए चूहों को जिंदा पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, जो उन्हें मंदिर से दूर ले जाकर छोड़ते हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक लकड़ी के देवताओं को कोई खतरा नहीं है और उन्हें नियमित रूप से चंदन और कपूर से पॉलिश किया जा रहा है। अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। ये खबरें दिल को सुकून देती हैं, अपने विकास को लेकर एक भरोसा देती हैं। ऐसी ही एक खबर है देवदूत की भूमिका निभा रहे भारतीय सेना के जवानों की। सेना के जवानों ने बर्फबारी में फंसी एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाल लिया। सर्द मौसम, बर्फ का पहाड़, दुश्वारियां तमाम थी, लेकिन भारतीय सेना के जज्बे के आगे मुसीबत का कोई पहाड़ टिक नहीं सकता। ये तस्वीर भी एक ऐसी ही बानगी पेश कर रही है। सेना को जानकारी मिली कि तंगधार के अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला को बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना है। पिछले 7 दिनों से ये काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि भीषण बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 701 बंद हो गया था। प्रशासन की मदद मांगते ही तुरंत सेना का बचाव दल मिशन जिंदगी में जुट गया। गर्भवती महिला को तत्काल 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। सेना ने मेडिकल सहायता के लिए तंगधार से एक डॉक्टर को भी बुलाया। महिला को तंगधार से कुपवाड़ा लाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, लेकिन बर्फ से ढके इस इलाके में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बहुत मुश्किल थी, लिहाजा जेसीबी का इस्तेमाल कर हेलीपैड पर से बर्फ को हटाया गया। बहुत मुश्किल थी। हम रात के 11 बजे से इनफैक्ट वेट कर रहे थे, बट अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस की वजह से चॉपर आ नहीं पाया। तो अभी सुबह 9:30 बजे वेदर इम्प्रूव हो गया, तो अभी चॉपर आ गया, तो पेशेंट्स को लेके चला गया। आखिरकार सेना ने महिला को एयरलिफ्ट कर कुपवाड़ा के बड़े अस्पताल पहुंचाया और मां और बच्चे के प्राणों की रक्षा की। अब सेना के मिशन जिंदगी की एक और तस्वीर देखिए। गांदरबल के जोजिला सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर एवलांच की वजह से 172 मजदूर फंस गए थे। सूचना मिलते ही असम राइफल्स बटालियन का बचाव दल आर्मी डॉग्स, मेडिकल गियर और विशेष उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गया और बिना वक्त जाया किए ऑपरेशन जिंदगी में जुट गया। इस तरह अपनी मुस्तैदी और जाबाजी से सेना हिमस्खलन में फंसे सभी 172 मजदूरों को सुरक्षित बचाने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है, बहस भी होती है। सोशल अड्डा में आज एक ऐसी ही खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश और दुनिया से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। बांके बिहारी की महिमा ऐसी है कि श्रद्धालु धक्का मुक्की के बीच भी उनकी एक झलक पाने के लिए उतावले रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। कुछ श्रद्धालु तो दिल में चाहत रखते हुए भी भीड़ के डर से वहां जाने से कतराते हैं। लेकिन अब श्रद्धालुओं को इस धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। सरकार ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बांके बिहारी कॉरिडोर का भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कैसा होगा बांके बिहारी कॉरिडोर, जाने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
बनारस के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के कायाकल्प के बाद अब वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार का प्लान तैयार हो चुका है। बांके बिहारी के आसपास की संकड़ी कुंज गलियों को अब अत्याधुनिक और मनमोहक गलियारे में तब्दील किया जाएगा। यूपी सरकार ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जिस तरह बनारस में पवित्र गंगा नदी को कॉरिडोर के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ दिया गया है, उसी तरह बांके बिहारी मंदिर को भी गलियारा बनाकर कलिमल हरनी कही जाने वाली यमुना नदी से जोड़ा जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर 5 एकड़ में बनाया जाएगा। प्रस्तावित प्लान के मुताबिक कॉरिडोर से मंदिर जाने के 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से होगा। जुगल घाट से बांके बिहारी को जोड़ने वाला रास्ता 25 मीटर, विद्यापीठ चौराहे से मंदिर को जोड़ने वाला रास्ता 7 मीटर और जादौन पार्किंग से मंदिर को जोड़ने वाला रास्ता 15 मीटर चौड़ा होगा। खास बात यह है कि ये पूरा कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। ऊपरी और निचले कॉरिडोर के बीच 3.5 मीटर का फासला होगा। साफ है कि कॉरिडोर बन जाने के बाद बांके बिहारी के भक्तों को भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। कॉरिडोर बनना इतना जरूरी है, आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत मजा आएगा। आने वाले समय में अगर कॉरिडोर बनती है तो मैं गवर्नमेंट को बधाई देना चाहूंगा। बनना चाहिए और जरूर बनना चाहिए। तरीके से सारा काम हो जाएगा, श्रद्धालु आराम से आएंगे, आराम से दर्शन करेंगे। विश्व पटल पे बिहारी जी का नाम जाना जाता है और इससे पूरे ब्रज में हर्ष है और कॉरिडोर बनना चाहिए और ब्रजवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। काबिल गौर है कि प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर में मूल मंदिर के स्वरूप और उसके कलेवर में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सरकार इसके लिए दायरे में आने वाले 321 घरों और संपत्तियों का अधिग्रहण करेगी और मालिकों को करीब 200 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। बांके बिहारी कॉरिडोर का काम पूरा हो जाने के बाद देश और दुनिया से आने वाले भक्तों की तमाम दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। अभी मंदिर में एक साथ सिर्फ 800 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाते हैं, जबकि कॉरिडोर बनने के बाद एक साथ 5000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। कॉरिडोर में सामान घर, जूता घर, शौचालय के अलावा पेयजल की व्यवस्था होगी। कॉरिडोर में सरकार की ओर से मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी। बच्चों की देखभाल के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इन सब के अलावा कॉरिडोर में एक परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा। प्रस्तावित कॉरिडोर में हजारों वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। मथुरा रोड हाईवे से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 26,000 वर्ग मीटर में सुनरख में पार्किंग बनाई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 37,000 वर्ग मीटर में बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग बनाई जाएगी। साफ है कि कॉरिडोर का प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद बांके बिहारी का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगी। अभी जो श्रद्धालु भीड़ और धक्का मुक्की के डर से बांके बिहारी जाने से कतराते हैं, वो कॉरिडोर बन जाने के बाद धड़ल्ले से अपने आराध्य का दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक जरूरी खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हिंदुओं के इतिहास से जुड़े कोर्स शुरू करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। डीयू ने एक हिंदू स्टडी सेंटर बनाने के लिए 17 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी की अध्यक्षता डीयू के साउथ दिल्ली कैंपस के डायरेक्टर प्रकाश सिंह करेंगे। इस हिंदू स्टडी सेंटर में हिंदुओं के इतिहास के बारे में पढ़ाने के लिए कोर्स शुरू किए जाएंगे। प्रकाश सिंह ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में एक हिंदू स्टडी सेंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि देश के लगभग 23 विश्वविद्यालयों में हिंदू स्टडीज में कोर्स करवाए जाते हैं। इसी तर्ज पर डीयू ने भी सोचा कि हिंदुओं के बारे में अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में एक सेंटर होना चाहिए। प्रकाश सिंह ने कहा कि डीयू में बौद्ध अध्ययन केंद्र है, लेकिन हिंदू अध्ययन केंद्र नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कमेटी पहले सेंटर बनाने की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करेगी और फिर उसके अनुसार शुरू किए जाएंगे। प्रकाश सिंह के मुताबिक पहले पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च में कोर्स शुरू किए जाएंगे और बाद में अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू हो सकते हैं। ये कमेटी तय करेगी कि कितने कोर्स शुरू किए जाएंगे और इस साल या अगले साल से कोर्स शुरू किए जाएंगे या नहीं। एलन मस्क ने ट्विटर पर अब नए वेरिफिकेशन प्रोग्राम की घोषणा कर दी है। तकनीक से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को समझने और जानने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली।
ब्लू टिक को कॉमर्शलाइज करने के बाद एलन मस्क ने ट्विटर पर अब नए वेरिफिकेशन प्रोग्राम की घोषणा की है। इससे किसी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े ब्रांड में काम करने वाले कर्मचारियों को ट्विटर पर अलग पहचान मिलेगी। वेरिफिकेशन सर्विस को पहले सिलेक्टेड कंपनियों के लिए जारी किया जाएगा, उसके बाद दूसरे यूजर्स के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन ने डेली ऐप क्विज का नया एडिशन लॉन्च किया है। अमेजॉन अपने पे बैलेंस पर यूजर्स को 2500 रुपए जीतने का मौका दे रहा है। ये क्विज प्लेटफॉर्म के मोबाइल ऐप पर मौजूद है। क्विज में जीके और करंट अफेयर्स के 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। हर सवाल के 4 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। लकी ड्रॉ के जरिए विजेता चुना जाएगा। एप्पल ने अपने A78 5G मोबाइल फोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये नया स्मार्टफोन Xiaomi के नए Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देगा। एप्पल का ये नया स्मार्टफोन एयरटेल और जियो के 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ उपलब्ध है। एप्पल A78 5G की कीमत भारत में सिंगल 8GB प्लस 128GB वेरिएंट के लिए 18,999 रुपए रखी गई है। अमेजन के ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आप बोट के TWS बर्ड्स को हैवी डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इंडियन मार्केट में बोट एयरडॉप्स 141 TWS ईयरबड्स की कीमत 4,490 रुपए है, लेकिन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आप इसे करीब 80% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 999 रुपए में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, 89 रुपए खर्च करने पर कंपनी 1 साल की अतिरिक्त वारंटी भी दे रही है। महिलाओं के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। चलिए खेल जगत की खबरों के लिए रुख करते हैं खेल चक्कर का। बीसीसीआई ने सोमवार को ऐलान किया कि वायाकॉम 18 ने डिज्नी स्टार और सोनी को पीछे करते हुए आगामी महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार 5 साल के लिए 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। सोमवार को T20 लीग के लिए नीलामी मुंबई में क्रिकेट बोर्ड के मुख्यालय पर आयोजित हुई। वैश्विक अधिकार 3 श्रेणी के हैं, जिनमें टीवी, डिजिटल और मिश्रित अधिकार शामिल हैं। अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। सोमवार को बेनोनी में खेले गए मुकाबले में भारत ने यूएई को 122 रनों से मात दी। यूएई को जीत के लिए 220 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन वो 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 97 रन ही बना पाई। टीम इंडिया की तरफ से इस विशाल जीत में कप्तान शेफाली वर्मा और उप कप्तान श्वेता सहरावत का अहम रोल रहा। दोनों खिलाड़ियों ने बल्ले से तूफानी पारियां खेली। साल 2023 के वनडे विश्व कप को देखते हुए भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वो आइडिया सुझाया है जो कि ओस के प्रभाव को कम कर सकता है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कहा कि वनडे विश्व कप के मैच के दिन के शुरुआती हिस्से यानी सुबह 11:30 बजे स्टार्ट हो जाने चाहिए, ताकि ओस के असर को कम किया जा सकता है। साल 2023 का वनडे विश्व कप भारत में आयोजित होगा। हॉकी विश्व कप में सोमवार को नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। मुकाबले में नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड को 4-0 से मात दी। दोनों टीमों के बीच ये ग्रुप सी का मैच था। नीदरलैंड्स ने मैच में अपनी बढ़त बनाए रखी। नीदरलैंड्स के लिए ब्रिंकन थेरी ने पहले हाफ में 2 गोल दागे। इसके अलावा एक अन्य मैच में मलेशिया ने चिली को 3-2 से हरा दिया। हार के बाद हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में चिली का सफर खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत हासिल की। ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर मैदान पर हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की महिला टीम को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद मेजबान टीम एक दिवसीय सीरीज में 1-0 से आगे है।